गुड इवनिंग सबको। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, चल रहे हैं सर। ठीक है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। सो वेट कर लें, बाकी किसी ने आना है? अभी आना ही होगा बच्चों ने अभी। तो आई होप आपको कल का सेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल के सेशन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी बता दीजिए। तो हम पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है, बताइए पचापाटी। अभी सॉल्व कर देते हैं वो प्रॉब्लम फिर। आंसर किया आएगा होमवर्क, आंसर आंसर किए आएगा उनका। आंसर क्या आएगा होमवर्क? ओके बच्चे, बताता हूँ। मिनिमल पोलिनोमियल कैसे यूज करें? मिनिमल पोलिनोमियल यूज कैसे करें? मतलब आप ये पूछना चाहते हो कि मिनिमल बनानी कैसे है या यूज कहाँ करना है? जूस यहाँ तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में होती है। ठीक है। बाय द वे समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो इस चीज़ में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पावर में कंफ्यूज हैं, मैं वो क्लियर करवा दूंगा। बट बाय द वे क्वेश्चन बहुत प्यारा था आपका। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट एंगल से समझूं, मिनिमल पॉलिनोमियल अगर मुझे किसी ने दी हो तो मैं वहां से भी एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ बाय यूजिंग ओनली मिनिमल पोलिनोमियल्स। हाँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? वैसे मैं वो करवाऊंगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ सोच बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि एक मिनिमल पोलिनोमियल से एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। उसे कहते हैं जीसी फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, अगर आप लोगों ने नेट की तैयारी कभी की होगी तो आपने पढ़ा होगा ये जीसी फॉर्म के बारे में। चलो, अभी अभी आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है पावर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम पावर्स के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे पावर्स जो है वो काम करेंगी। आ जाओ। ठीक है। वाइंड अप, वाइंड अप। ठीक है। या ठीक है जी। ओके। वैसे कल का क्वेश्चन तो ये रहा, दोनों क्वेश्चंस रहे। और अब थोड़ा डिस्कस करते हैं पावर्स के बारे में। ठीक है। जैसे ही मैंने तुम लोगों को कल बताया था कि सपोज करो कि मेरे पास जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, बहुत सारा थ्योरम पढ़ा था मास्टर्स में। वो सबको पढ़ना है क्या? सबको नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही। और इससे क्या होगा कि जो मैं आपको कंसेप्चुअली पहले बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाने वाले बन जाओगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो कि नहीं नहीं, ये थ्योरम ऐसे भी बन सकती है ना, रिलेट कर करके। बट अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप थ्योरम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तभी तो पहले कंसेप्ट करवा रहा हूँ। जैसे कि मैं आइगन वैल्यू की बात करता हूँ। एक स्पैन इंटरसेक्शन, हाँ हाँ, जैसे स्पैन इंटरसेक्शन नहीं होगा, वो होगा कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस अगेन सबस्पेसेस, ये होता है। और यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस नीड नॉट बी सबस्पेसेस, वो तब बनता है जब एक सबस्पेस दूसरे में कंटेन करे, तब पॉसिबल होता है। तो ये थ्योरम्स बनती ही बनती हैं। और यही इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूंगा ना, तो आप देख लेना कि उन नोट्स पे मैंने सब चीज़ें लिखी होंगी। इंटरसेक्शंस की बात होगी, यूनियन की बात होगी, रैंक नोवेलिटी थ्योरम की बात होगी, या आगे जाके जैसे वो बहुत मतलब आप समझो कि वेक्टर स्पेसेस पे ही, बेसिस के ऊपर ही बहुत सारी थ्योरम बन जाती हैं। तो उसका जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगी ना, वो मैं नोट्स में लिखी हैं, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप देखना कि आपको जो जो मैंने प्रूफ लिखे हैं वो आपकी बुक की तरह के नहीं होंगे, वो टोटली डिफरेंट प्रूफ होंगे। बट आपको समझने में आसानी होगी उन चीज़ों को। जैसे कि हम आइगन वैल्यू की बात करते हैं, तो आइगन वैल्यू जो है, सपोज करो मेरे पास आइगन वैल्यू आ गई 1, 2, 2।
ये मेरे पास आइगन वैल्यू बन गई। ठीक है। तो जो मिनिमल पोनोमियल का बेस तैयार होगा ना, बेस इसको हम कहते हैं, वो होगा ए माइनस के आयोटा और ए माइनस के टू आयोटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब सारी बात यहां फंसी हुई है आइगन वेक्टर के ऊपर। अगर यहां पे पावर वन है, इफ यहां पे पावर वन है, तो इसके होंगे दो आइगन वेक्टर। आइगन टू के कितने आएंगे? दो आइगन वेक्टर। और अगर यहां पे पावर दो है, इफ यहां पे पावर दो है, तो कितने आएंगे? ओनली वन वेक्टर, वन आइगन वेक्टर। मैंने कल बताई थी ये चीज। कैसे करते हैं कि दो आइगन वैल्यू कितनी बार आ रही है? तो दो बार आ रही है, तो दो में एक ऐड कर दीजिए। अगर आप ये वाला माइनस यहां पे लिख दोगे, तो क्या मिलेगा आपको? टू ही मिलेगा। टू इज अगेन आइगन वेक्टर। फिर सेम काम, टू कीजिए, हाँ जी। फिर आप वहां वन ऐड कीजिए और ये माइनस के टू कर दीजिए। कितना आएगा आंसर? वन आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? वन आइगन वेक्टर। ये डिपेंड करता है कि आपने आइगन वेक्टर कितने निकाले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है पावर्स काम करती हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन करे होंगे घर से, तो इसका आंसर क्या बनेगा आप बता देता हूं। इसका आएगा ए माइनस के टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्केयर और ए माइनस थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल जीरो, दैट इज मिनिमल पोनोमियल। एंड यहां बनेगा ए माइनस थ्री आइडेंटिटी एंड ए माइनस टू आइडेंटिटी। डन। बताइए। यही आप लोगों के आंसर्स थे जिन्होंने में घर से क्वेश्चन सॉल्व किए? क्या बचे पार्टी आपके यही आंसर्स थे? सर अगर थ्री टू टू होता तब? हाँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी यही होता। वो डिपेंड करता है ना कि आप आइगन वेक्टर कितने आ रहे हैं आपके। ये डिपेंड करता है आइगन वेक्टर्स के ऊपर। इसका मतलब है कि तीन आइगन वैल्यू के दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं मुझे। निकाल के तो दो ही मिलेंगे आपको। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? आज फिर बच्चे छुट्टी कर गए हैं। आप लोग ना बहुत छुट्टियां करते हो, पता है? इतनी छुट्टी करोगे भी कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे? और मैंने अब रिपीट नहीं करनी है कंसेप्ट। ठीक है। मैं आगे चलता जाऊंगा। क्लियर बटे? चलिए आगे। सर सेकंड ए माइनस थ्री ओटा इंटू ए माइनस टू ओटा, हाँ जी। टू। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चन क्या है बच्चे? ए माइनस थ्री योटा का स्केयर? नहीं 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 नहीं। अगर ए माइनस थ्री योटा का स्केयर होगा ना, तो उस बात का मतलब है कि आपके पास वन आइगन वेक्टर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू उसके, वन आइगन वेक्टर। टाइपिंग मुश्किल है। आप पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे बेटा। आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। ए बी। यस। बिकॉज यहां पे एक आइगन वेक्टर आएगा दो के अकॉर्डिंग, दो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा। और ए तो आइगन वैल्यू है ही एक बार आई हुई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो एक आइगन वेक्टर ही आएगा।
आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर एक आने पर ए माइनस छोटा की पावर टू आती है। बेटा शाओमी, एक बार ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये मैटर ये करता है कि आपकी आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट कर रही है। सपोज करो कि आपकी आइगन वैल्यू दो बार रिपीट करेगी, जैसे 1,1,2। अब दिक्कत क्या होती है, दो दो आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास दो आइगन वेक्टर भी आ सकते हैं और एक आइगन वेक्टर भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर जब आप निकालते हो। जब आपको कोई भी जब आपने उसको सॉल्व किया आपको आइगन वेक्टर्स मिले, ठीक है, अगर आपको दो आइगन वेक्टर मिलेंगे तो आपकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी ए माइनस के आइडेंटिटी और ए माइनस के टू आइडेंटिटी होना चाहिए। और अगर मैं वन आइगन वैल्यू की बात करूं, मतलब वन आइगन वेक्टर की बात करूं, तो ए माइनस आई का स्केयर और ए माइनस टू आई होना चाहिए। जब हमारे पास एक आइगन वेक्टर आ रहा है वन आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आइगन वैल्यू दो बार रिपीट कर रही है। जब आइगन वैल्यू एक बार ही रिपीट करती है तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो एक ही आइगन वेक्टर आता है, वो तो कंफर्म ही नहीं है, कंफर्म ही है। बट दिक्कत होती है जब आइगन वैल्यू रिपीट कर जाते हैं। इन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इफ द आइगन वैल्यूज आर 3 3 2, तो क्या हुआ बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, वो मैटर मैटर ये करता है कि आपकी आपने जब उसको सॉल्व किया तो आपके आइगन वेक्टर आए कितने। आइगन वैल्यू 3 3 2 हो जाए 2 3 3 हो जाए मैटर नहीं करता, वो टोटली डिपेंड करता है आइगन वेक्टर के ऊपर। ठीक है, किसी और का डाउट है तो बताओ मुझे फटाफट। किसी और का डाउट हो तो बताओ मुझे फटाफट। किसी का कोई डाउट नहीं? पक्का? चलो मैं आगे फिर। ये सुनो। यस ठीक है। ये चीजें कल हमने इसलिए करी थी बिकॉज इसके बाद जब हम थ्योरम्स करेंगे तो हमारे लिए वो आसान करे। ठीक है, आप में से किस किस किन किन बच्चों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस किस ने पढ़ा है इससे पहले? बताइए। पढ़ा है? क्वेश्चन दो तो बता पाओगे आंसर? क्वेश्चन दो तो बता पाओगे आंसर? ओके। सबसे पहले मैं आगे जाने से पहले आप लोगों के साथ डाउट है, साल हो गए, कोई बात नहीं बच्चे, मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि जैसे हम रियल पढ़ते हैं तो रियल में फंक्शन होता है। हम क्या बोलते हैं, एक डोमेन है, एक कोड डोमेन है, जो हमें फंक्शन दे दे वो हमारे पास इमेज होती है। जैसे फंक्शन होता है रियल एनालिसिस में, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है लीनियर अलजेब्रा में। ये काम करती है वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टी जो है, टी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे जा रहा है। वेक्टर स्पेस वी वेक्टर ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू वेक्टर ओवर द फील्ड एफ, ये मैंने बोला। अब ये जो आपने जो बना दिया उसके बाद आप कोई ना कोई मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दोगे इसके अकॉर्डिंगली, यस देंगे। वो कहता है कि अगर आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहते हो तो ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा, और यहीं पे थ्योरम भी बन जाती है जो हम प्रूव भी कर लेंगे आगे। बट आपको ये पता होना चाहिए पहले। डब्ल्यू बी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर द टू वेक्टर स्पेसेस। टी वी एफ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कैसे करते हैं वो देखिए। अब ये प्रूफ करने का तरीका क्या है, ये मुझे कहता है आप एक काम कीजिए, मैं बोलो हम ना दो एलिमेंट लेके आने वाले हैं, यू कोमा वी स्मॉल वी कह लो, जो वेक्टर स्पेस से आएंगे। किसी आएंगे? वेक्टर स्पेस बी एफ से आएंगे। वेक्टर स्पेस किया है वो
भाई आप नहीं बताए। वेक्टर स्पेस किया है वो भाई, आप नहीं बताए। आप वेक्टर स्पेस नहीं पता है आपको, ये बोल रहे हो आप? बेटा ये बोल रहे हो? उसमें बहुत सारी कंडीशन थी सर। था सर, बच्चे पहली बात तो ये, वेक्टर स्पेस इज नॉट, मतलब वो नहीं है। आ चलो मैं आपको पहले वेक्टर स्पेस बताता हूँ। वेक्टर स्पेस क्या होता है? जब हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, मैं आपको कल तभी बोल रहा था कि कुछ चीजें जो हैं वो आपने खुद से घर से पढ़ के आनी है, जिससे क्या होगा, क्लास का हमारा आउटपुट ज्यादा आ सके। ठीक है? वेक्टर स्पेस एक फील्ड के ऊपर काम करता है, ओवर द फील्ड एफ। ठीक है? क्या कहता है ये, पहली बात तो, ठीक है, पहले कहता है कि आप लोगों को आप लोगों ने दो एलिमेंट्स ले लिए, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सबसे पहले आप दो एलिमेंट लेके आइए वेक्टर से। ठीक है? आपने तो वेक्टर से एलिमेंट ले लिए, अगर उसका सम आपके वेक्टर स्पेस में ही जाना चाहिए। ये होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी। जैसे कि आप रियल की बात कर लो, अगर आपने दो का सम किया, वो रियल में ही जाएगा। रियल इज अ वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस, नेचुरल नंबर फिलहाल तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 2 3 होता है, नेचुरल नंबर का ही पार्ट है। ठीक है? सेकेंड कंडीशन, u, v, w दैट बिलोंग्स टू ए वेक्टर स्पेस, तो a + v + w और दैट इज इक्वल टू u + v + w, ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तीसरी कंडीशन कहता है वो कि आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आइडेंटिटी क्या चीज होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जो मैं इसमें ऐड करूं और मुझे सेम का सेम मिल जाए। बताइए वो कौन सा एलिमेंट है? आप ही लोग बताइए अब। जीरो। एग्जैक्टली, दैट एलिमेंट इज जीरो एलिमेंट। मतलब अगर मैं इसमें जीरो ऐड करूंगा तो ये सेम एड्रेस वही नंबर देते हो, मतलब आपका जो जीरो है ना, वो वेक्टर स्पेस में होना चाहिए पहले तो। आपका जीरो हो वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। अब आपको जैसे पता है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया। अब आप नेचुरल नंबर को वेक्टर स्पेस नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है ही नहीं। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर बात करता है इनवर्स की। क्या कहता है कि ए में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए? बताइए, ए में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए? दैट इज माइनस से, हाँ एग्जैक्टली इनवर्स बच्चे, बट उसे हम कहते हैं -a। आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी जीरो है। ए में अगर -a ऐड करेंगे तब जाके मुझे जीरो मिलेगा। मतलब -a को वेक्टर स्पेस में बिलोंग होना पड़ेगा। जैसे कि होल नंबर इससे बाहर हो गए, बिकॉज होल नंबर में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते। 0 1 2 3 तो होता है, बट -1 नहीं होता। यस और नो?
और इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, दैट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एज वेल एज अबिलियन प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि मेरे पास x कोमा वाई बिलोंग्स टू द वेक्टर फील्ड। ठीक है, दो एलिमेंट वेक्टर फील्ड्स ले लिए। x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए। ये इक्वालिटी होल्ड होनी चाहिए। अगर ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तब हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव हो चुका है। किस किस को क्लियर हुआ ये बात, बताइए। ठीक है, याद आना चाहिए बच्चे ये चीजें। आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैंने जो सोचा था स्टार्टिंग में, मेरे को स्टार्टिंग में जाते ही थ्योरम सेलेक्ट करूंगा करवाने। बट लगा नहीं कि मुझे थ्योरम करवानी चाहिए पहले, क्योंकि मुझे लगा पहले कंसेप्ट करवानी चाहिए। बट आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आप लोग भी चाहते हो कि टाइमली सिलेबस खत्म हो जाए, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा पहले। ठीक है, आपको जो चीज़ मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें पढ़ के आओ, जो सिलेक्ट कर रही हैं वो पढ़ के आओ, तो आपको पढ़ के आनी पड़ेगी पहले ही, कि जब मैं वो चीज़ें बताऊँ आपको पहले से पता हो। ठीक है, अगर मैं हर चीज़ का एक बिहाइंड स्टोरी बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा ये। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से आपको टॉपिक बता दिया करूंगा, तो आप प्लीज घर से रिवाइज करके आए। अगर आपको नहीं समझ आता वो जो पॉइंट, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछना नहीं, आपने पूछना है। बट 1 घंटे में अगर हम बहुत बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल। सो अगली प्रॉपर्टी जो होती है उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ वेक्टर 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 की ही बात करी जा रहे थे। वेक्टर स्पेस कहता है यार मैं वेक्टर स्पेस हूं, मैं किसी फील्ड के ऊपर काम करता हूं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड काम करते हैं हम, ओवर द फील्ड, जिसे हम कहते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। और कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, वो पहली प्रॉपर्टी कहता है, कहता है अगर अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, आप फील्ड से कोई भी एलिमेंट लेके आ जाइए। मैं कहा ठीक है, और मैंने कह दिया कि मैं एक्स से कोई भी वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट लेके आ जाऊंगा। मैं कहा, ठीक है। कहता जब मैं उसको अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर स्पेस में जाना चाहिए। सर क्या मतलब, ये प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अगर आप मुझे बताओ कि क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, बताना एक बार मुझे, क्या ये वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। इज दिस अ वेक्टर स्पेस और नॉट। ओके, बाकी बाकी बताइए कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, ये सो नो की तो बात है, इतना क्या सोच रहे हो। इतना टाइम, ए बी, शाओमी और बॉकेक बोरांग। बेटा आप भी बताओ। शांति से बैठ के तो बात नहीं बनेगी बच्चे, यू हैव टू आंसर। आपको आंसर देना पड़ेगा इस चीज का। पता है आपको, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता आप लोग आंसर देना प्रेफर नहीं करते हो, क्योंकि आप लगता है आपका आंसर गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई जजमेंट वाला तो है ही नहीं, सही सही और गलत की कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं।
मैंने बोला कि ये वाला जो मैंने बनाया है, जो मैंने ये लिखा है पीछे, क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, आर ओवर सी वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो ये पूछ रहा हूं आपसे, दिस इज वेक्टर स्पेस और नॉट। वेक्टर स्पेस पता है कैसे लिखते हैं? ये वाला बाहर जो है वो वेक्टर है और अंदर पड़ी है फील्ड, मतलब आर वेक्टर है और सी फील्ड है। यस आई थिंक। ओके, ये भी आप बताओ। नहीं है ना, नहीं पता है, ये भी को तो नहीं पता क्योंकि तभी आंसर नहीं कर रहे हैं। मेन बात, मेन बात आप इसको समझ ही चलो, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता बच्चे। यार बहुत सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट फील्ड से आता है और एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से आता है तो उसकी प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस में जानी चाहिए, वेक्टर में जानी चाहिए। आप मुझे बताओ कि अगर आप रियल से टू लेके आ गए और कॉम्प्लेक्स से आप अयोटा लेके आ गए, जब टू से अयोटा मल्टीप्लाई आएगा, टू अयोटा आएगा, क्या वो रियल में है? नहीं है रियल में। तो कैसे हो सकता है वो वेक्टर स्पेस? ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। पूरा रियल भी लेके आ जाओ बच्चे, अगर आप पूरा रियल भी लेके आ जाओ तब भी वेक्टर स्पेस कैसे बन जाएगा ये? कॉम्प्लेक्स के पास अयोटा है। अल्फा और एक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके वेक्टर में जाना चाहिए। अगर मैं ये उल्टा लिखता ना, सी बाय आर लिखता, तो ये एक वेक्टर स्पेस बनता। बच्चे मैं आई एम टोटली एग्री विद यू, मुझे पता है कि ये चीजें हैं, सब ऐसा ही करते हैं, रट्टा मारते हैं और पास हो जाते हैं। बट ये रट्टा मारने वाला पेपर नहीं है ना, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता होगा नहीं, बट मैं आपको प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में अगर, मैं अगर जो बुक ने लिखा है वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे तो क्या फर्क रह जाएगा? आपको पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है फिर? बुक पे तो यही लिखा हुआ है। बट आपको पता होना चाहिए कि यार रियलिटी में क्या है। मतलब मैं अल्फा जो है वो फील्ड से लेके आ रहा हूं, ठीक है? मैं अल्फा जो है वो फील्ड से लेके आ रहा हूं और मैंने वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्रोडक्ट के बाद मुझे वेक्टर ही मिलना चाहिए। अगर वेक्टर मिल रहा है तब वो पहली कंडीशन को पास कर गया। तभी ये बात कही जाती है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका वेक्टर स्पेस छोटा हो और आपकी फील्ड बड़ी हो जाए। जैसे कि हमारे पास रियल छोटा है और कॉम्प्लेक्स बड़ा है, तो कभी भी फील्ड बड़ी नहीं हो सकती हमारे वेक्टर से। इसीलिए ऑप्शन जो है पहले गलत हो गया था। जैसे कि दूसरे केस में लिखा सी आर, फील्ड छोटी है और सी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स बड़ा है, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि फील्ड क्या होती है? जो फील्ड फील्ड बार बार बोल रहा हूं, व्हाट इज फील्ड? क्या है फील्ड? सीधा आंसर या सुनो, पता है कि नहीं? नो, ओके, नो। फिर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि फील्ड क्या है? मैं बार बार फील्ड यूज कर रहा हूं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। क्यों नहीं पूछा फील्ड फिर? वेक्टर स्पेस तो हम पढ़ लेंगे, ये तो हम वेक्टर स्पेस की ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो फील्ड की कौन बताएगा? हाँ, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको, नेचुरल नंबर इज अ फील्ड और नॉट? नेचुरल नंबर इज अ फील्ड और नॉट? बताओ, सब बताओ। क्या नेचुरल नंबर फील्ड होती है? यस, यस। ये भी।
बताइए। चलो ए बी का नेट स्लो है मान लेता हूं। पहली बात तो ये, नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड, इंटीजर इज नॉट अ फील्ड, होल नंबर इज नॉट अ फील्ड। ओके, जस्ट रिमेंबर दैट। अब हम ध्यान देते हैं, अब मैं रियलिटी में बताता हूं कि रियलिटी में चीजें कैसी हैं। नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड, फील्ड नहीं है वो, दिस इज नॉट अ फील्ड। बट रीजन इज दैट कि क्यों फील्ड नहीं होती है, इसके फील्ड जानने से पहले आप फील्ड की एक बार डेफिनेशन सुनिए, फिर आप खुद बताना शुरू हो जाओगे इसका आंसर क्या है। फील्ड वो चीज है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, every non-zero element has a multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब आपके पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। टू का 1/2 होना चाहिए, 3 का 1/3 होना चाहिए, 4 का 1/4 होना चाहिए और 5 का 1/5 होना चाहिए। उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए के साथ या टू के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वन मिल जाए, दैट इज 1/2। इसे कहते हैं बी इज द इनवर्स हेयर। नेचुरल नंबर में टू 1/2 तो होता ही नहीं है, तो कैसे बन जाएगा फील्ड? इंटीजर में टू का 1/2 नहीं होता, कैसे बन जाएगा फील्ड? होल नंबर में थ्री का 1/3 नहीं होता, कैसा बन जाएगा फील्ड? आर में वन टू का 1/2 होता है, थ्री का 1/3 होता है, फोर का 1/4 होता है। क्यू, क्यू इज अ फील्ड, इज इट फील्ड और नॉट? टू का 1/2 मिलेगा, थ्री का 1/3 मिलेगा, फोर का 1/4 मिल जाएगा, फाइव का 1/5 मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो क्या चाहिए आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। अगर रार इज अ फील्ड और सी इज ऑटोमेटिकली अ फील्ड। आप मुझे बताओ कि आपको किसका इनवर्स चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं आपको देता हूं। आप मुझे बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंप्लीटली अ फील्ड। क्यों? आप बोले हो सर अयोटा का बताओ इनवर्स क्या होता है। अयोटा का इनवर्स अयोटा क्यूब, अयोटा का इनवर्स अयोटा क्यूब, मल्टीप्लाई करके वन मिल जाएगा आपको। दिस इज अ फील्ड। अगर आप कॉम्प्लेक्स के कोडिंग बात करो तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग बताता हूं मैं। एक बार समझ रहे हो? जिंदगी में फील्ड की डेफिनेशन बहुत क्लियर है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। कभी समझ ना आए तो अपने माइंड को समझा लेना ये बात कि यार मुझे कुछ नहीं देखना है, मेरे पास जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं क्या उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मेरे फील्ड में है कि नहीं। अगर नहीं तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ फील्ड। नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड, इसलिए नेचुरल नंबर का फील्ड नहीं बनती। और ये जो कहानी आपको बता रहा हूं आपको पता होनी चाहिए बच्चे। जो भी आप वर्ड पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, यू हैव टू नो दैट कि उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों लिखा जा रहा है। वी आर डिस्कसिंग नाउ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, ओवर द फील्ड। अगर हमें फील्ड ही नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं आपको लिख दूं कि आर एन, आप तो उसको वेक्टर स्पेस बनाना शुरू हो जाओगे, आप तो प्रॉपर्टी लगाना शुरू हो जाओगे। तो पहले फील्ड तो हो। एन इज नॉट अ फील्ड, वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा ये। वेक्टर स्पेस तब बनेगा इसको फील्ड लेके आओ आप। मेरी बात समझ रहे हो अब? अब क्लैरिटी हुई? बोलो। मास्टर्स बीएससी नहीं बताया कोई, कोई बात नहीं। अभी बता रहा हूं तो समझो बस, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मास्टर छोड़ो, अब मास्टर हो चुकी है हमारी। ठीक है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी ना, तभी आपको पता होगा कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्या काम करता है, क्या सी चीजें होती हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी आ गई होगी कि कैसे यही प्रॉपर्टी ना
आगे जाके हम रिंग थ्योरी में यूज करते हैं सेम प्रॉपर्टी। रिंग थ्योरी में यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम जब हम आइडियल प्रूफ करेंगे, तो सेम प्रॉपर्टी आती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नहीं फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू द वेक्टर फील्ड और एक्स बिलोंग टू द वेक्टर। अल्फा कोमा बीटा मैंने फील्ड से ले लिए, दो एलिमेंट में फील्ड से लेके आ गया। आपके माइंड में क्लैरिटी है कि ये फील्ड से आ रहे हैं, मतलब दो दो एलिमेंट आ रहे होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स मेरी फील्ड में होगा, हाँ है। अब वो कहता है कि जब मैंने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स किया, दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ऐसे कुछ खास कहानी नहीं है कि बहुत वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीज है मल्टीप्लिकेशन। बट ये मल्टीप्लिकेशन बहुत डिपेंड करती है चीजों पे। अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी ट्रू होगी ना, तो सेकंड ट्रू हो ही जाएगी। अगर पहली ट्रू होगी तो सेकंड इज ऑटोमेटिक ट्रू, और थर्ड तो उससे भी आसान है। क्या कहता है थर्ड, क्या कहता है? थर्ड कहती है कि अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स को मैं वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। तो मुझे कहता है अल्फा एक्स प्लस वाई अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम एक्स प्लस वाई कर दो, या इसको ओपन अप कर दो, आपकी मर्जी। आप इसको अल्फा एक्स अल्फा वाई लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके आगे तो प्रॉपर्टी आसान है मेरी सारी की सारी। क्लियर? डन। एक प्रॉपर्टी और आती है, दैट प्रॉपर्टी इज अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड, एक्स बिलोंग्स टू द वेक्टर। सो ये सारी प्रॉपर्टी जो है रिलाई करती है पहली प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर पहली सेटिस्फाई कर रही है तो नीचे वाली चारों सेटिस्फाई कर जाएंगी। दैट इज अल्फा बीटा एक्स दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स। सो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। और पांचवी होती है कि इसमें यूनिटी होना चाहिए, वन बिलोंग करना चाहिए तुम्हारी फील्ड के अंदर, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, वन शुड बी देयर। अगर है तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये 10 प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, ये 10 प्रॉपर्टी हमें एक वेक्टर स्पेस देती है। ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज हमें वेक्टर स्पेस देती हैं। आप लोगों ने देखो अंडर एडिशन दिक्कत क्या है, अंटीजर। जब हम जेड की बात करते हैं टीजर्स, इंटीजर पहली चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, पहली चारों को सेटिस्फाई कर देगा, पांचों को ही अंडर एडिशन। पर जब भी हम यहां पे आएंगे ना, फंस जाएगा वो, यहां फंस जाएगा वो, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो। इसलिए जेड कभी भी फील्ड वेक्टर स्पेस नहीं बन पाता। अगर आपके मन में है कि सर जेड क्यों ऐसा हुआ, कि जेड के ऊपर कौन सी फील्ड रखोगे? बड़ी आप रख नहीं सकते, छोटी उससे है नहीं। जेड से बड़ी आप रख नहीं सकते, छोटी आपके पास है नहीं। जेड इज नॉट अ फील्ड, नेचुरल नंबर इज नॉट अ फील्ड, होल नंबर इज नॉट अ फील्ड, तो वो वहां पे फिट नहीं होगा, तो इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्लियर? तो अब आपको क्या क्या जब आप कोई वेक्टर स्पेस को देखो, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि आपके वेक्टर स्पेस में फील्ड आपके वेक्टर से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फील्ड फील्ड होनी चाहिए जो मेंशन कर रहा है वो, और बाकी प्रॉपर्टियां आपकी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको सिनेरियो समझ आ गया है, आप मुझे बताओ कि क्यू आर इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। क्यू आर इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, बताइए। ओके, मैं सब बच्चों से जानना चाहता हूं, वेक्टर स्पेस है। शाओमी बेटा, दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। रीजन, क्यू छोटा है आर से, फील्ड कभी बड़ी नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से रूट टू लेके आ गया, क्यू से फील्ड से एलिमेंट लेके आ गया, यहां पे से टू है, तो आप मुझे, आपको क्या क्या मिलेगा? टू रूट टू, दिस इज अ रैशनल नंबर।
नॉट, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो वो पहली प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेगा? वो तो पहली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा ना। समझ रहे हो? तो हाँ ऑब्वियसली, मैं आपको थोड़ा नंबर सिस्टम बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे ना, ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको चीज़ें पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता ना हो। इस क्लास के बाद आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार वेक्टर स्पेस ये होता है, ओवर द फील्ड ऐसे काम करता है। तो वो चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चे। अब मैं आपको तो नंबर सिस्टम बता दूं, नंबर सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे छोटे होते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़े होते हैं होल नंबर, उनमें जीरो एक्स्ट्रा होता है। इससे बड़े होते हैं जेड, इससे बड़े होते हैं रैशनल्स, उससे बड़ा होता है रियल, दिस इज रियल। जो बच गए वो इरेशनल्स हैं, और सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे बड़ा कोई नहीं। सी इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड, ठीक है, दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड, ये फील्ड नहीं होते। ठीक है। आई होप अब आपको वेक्टर स्पेस का आइडिया हो गया है कि क्या होता है वेक्टर स्पेस। ठीक है, चलें अब आगे, या क्वेश्चन चाहिए एक और? अगर एक आधा क्वेश्चन और चाहिए तो बताओ मुझे, दे देता हूं मैं। करें डिस्कस फिर, आ जाओ, कर लेते हैं डिस्कस। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और। सी ओवर क्यू वेक्टर स्पेस और नॉट? Exactly, this is a vector space. This is a vector space. Q is a field. C is a definitely a vector space. 100%. Exactly. साथ में जमू ये भी देखना है आपने कि फील्ड भी हो वो। यस, दिस इज अ फील्ड। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि C ओवर Z, तो आप बोलोगे Z इज नॉट अ फील्ड, Z यहाँ पे फील्ड ही नहीं है, तो आप वेक्टर स्पेस की बात ही कहां कर रहे हो? ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना होता है। हाँ, Z छोटा है C से, एग्जैक्टली राइट, बट Z इज नॉट अ फील्ड। ठीक है, तो आपको ये दो तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है बच्चे, तो आप कभी भूले ना आपको। ठीक है। हाँ, देखो आज मैं सोचा था कि मैं लीनियर ट्रांसमिशन खत्म कर दूंगा अच्छे से, बट इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम चीज़ों को ट्राई करते हैं। लीनियर ट्रांसमिशन अब फिर से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं? यहां पे आती हैं दो प्रॉपर्टीज, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं दो प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने बोला कि एक वेक्टर स्पेस से मैं दूसरे वेक्टर स्पेस में जा रहा हूं। ठीक है, ऑब्वियसली पहली प्रॉपर्टी मुझे कहती है आप दो वेक्टर लेके, दो एलिमेंट लेके आइए वेक्टर स्पेस से। मैं कल ले आया, एक्स वाई ले आया। ठीक है, कहता है कि जब एक्स वाई को मैं यहां पुट करूंगा ना, तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। दिस, सॉरी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इन सेकेंड प्रॉपर्टी कहता अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा फील्ड को बिलोंग करना चाहिए। मगर ठीक है, प्रॉपर्टी कहती है एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर, ऑब्वियसली द टी टाइम ऑफ अल्फा एक्स दैट इज इक्वल टू अल्फा टाइम टी ऑफ एक्स, ये होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तब जाके एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है हमारे पास। ठीक है, पेपर में हमें क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली हमें क्वेश्चन दे दिया गया कि अब हमें देखो हर चीज को समझना है। पहले मैं आपको लिखना बताऊंगा, V3R लिख रहा है वो, और V2R पे जा रहा है वो, इस बात का मतलब क्या हुआ? पहले इन चीजों को पहले समझ लेते हैं, या V3R, V3 से V3 V कहीं भी जा रहा हो, पहले मैं आपको समझाता हूं कि इन तीनों बातों का मतलब क्या है।
जब हम लिखते हैं आर क्यूब, तो आर क्यूब का मतलब होता है तीन क्वाड्रेंट वाला, तीन क्वाड्रेंट वाला एक्स वाई जेड। जब मैं लिखूं आर स्केयर, इसका मतलब है एक्स कोमा वाई ही आएगा यहां पे। और इसी को वो लिखता क्या है, V3R, और इसी को लिखता है V2R। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब उसने मुझे बोला कि भाई ये तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा है क्या, दैट इज टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड कोमा 2Z। ये मुझे उसने दे दी। अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। अब मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सर मैं दो एलिमेंट लेके आऊंगा। मैं कहां से, वेक्टर स्पेस से। कौन सा वेक्टर स्पेस, डोमेन वाला वेक्टर स्पेस, एग्जैक्टली। क्यों डोमेन वाला सर, क्यों? बिकॉज जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो डोमेन का पॉइंट ही फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें इमेज मिलती है। यस और नो, यस। इट मींस यहां पे डोमेन जो लिखी है V3R है और कोड में V2R है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं u कोमा v, मैं कहता हूं u कोमा v दैट बिलोंग्स टू V3R, जो V3R को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दिखने में कैसे होंगे। मैंने बोला कि ये u है, कुछ ऐसा है, x1 y1 और z1। और v क्या है, v मेरे पास x2 y2 और z2 है। मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए बच्चे। डन, बिल्कुल डन। अब मैंने जब इसको अपने फंक्शन को दिया, क्या है फंक्शन, ये है फंक्शन आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैंने ये टी यू अपने फंक्शन को दिया, इसने मुझे क्या दे दिया, ये मुझे कहता है कि यार एक्स कोमा वाई कोमा जेड जब आप पुट करोगे ना, मैं कहा हाँ जी हम करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, मुझे मिलेगा x1 माइनस y1 प्लस z1 कोमा 2 टाइम z1। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं स्टेप, ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं, ये सुनो। दैट इज इमेज ऑफ टी यू, ये टी यू की इमेज है। क्लियर? क्लियर हो गया। जब हम टीवी की इमेज निकालेंगे, टीवी क्या था, x2 y2 और z2, तो इसकी इमेज कैसी आएगी, कैसी इमेज आएगी इसकी, इसकी इमेज मुझे मिलेगी x2 माइनस y2 प्लस z2 कोमा 2 टाइम z2, ये मिलेगी मुझे। डन, डन। जब हम पीछे प्रूफ कर रहे थे मैंने क्या बोला था, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। यहां पे मैंने u भी माना है, तो ये क्या प्रूफ, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं टी यू प्लस वी दैट इज इक्वल टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है। जब आपने u प्लस वी किया होगा तो वो क्या मिला होगा, u प्लस वी का मतलब हुआ x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 कोमा z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल टू x1 कोमा y, x1 माइनस y1। एक मिनट को मैं छोटा कर लेता हूं पहले इसको। बहुत लैग कर रहे हैं तो ऐसे। ठीक है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, ये क्या बना, ये हमने यहां से निकाला हुआ टी यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये बना मुझे, यहां पे मुझे दिया है माइनस के y1 प्लस z1 कोमा 2 टाइम z1। और यहां मुझे बच्चे क्या मिलेगा, प्लस के टीवी, टीवी मेरे पास क्या था x2 माइनस y2 प्लस z2 कोमा 2 टाइम z2।
ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x1 + x2 -y1 -y2 +z1 + z2, और 2 टाइम मुझे क्या मिलने वाला है? 2 टाइम z1 + z2। और जब मैंने इनको ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू x1 + x2 -y1 - y2 z1 + z2, कॉमा 2 टाइम z1 + z2, विच बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों इक्वल आ गए। हाँ जी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चे, यस और नो? क्लियर? पक्का? अब ऐसा पेपर में क्वेश्चन आए तो कर लोगे? बताइए एक बार। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक। ए ट्रांसफॉर्मेशन दैट गोज टू r³ to r³। सो t ऑफ x, y, z इज इक्वल टू x+1 y, z। आप मुझे बताओ कि ये LT है कि नहीं? इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट? बताइए मुझे, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं? होगा सर, वाह। हाँ जी, सैमसंग जी बताइए, कहाँ चले गए आप? आपका नेटवर्क इशू? बेटा ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बताता हूँ कैसे नहीं है ये। आ, सर दुविधा में पड़ गए सर। दुविधा में पड़ गए? दुविधा में तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे। वन ऐड नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने इन चीज़ों को डिस्कार्ड करना है। आपको लगता होगा कि सर ये सर जो है वो U X Y Z करी जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। हर बार नहीं होता ऐसा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पेपर में प्रूफ आ जाएगा कि इसको बताओ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके बताओ। कैसे करोगे प्रूफ? वहां पे तो यू और वी लेना पड़ेंगे ना आपको, वहां प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, u जो मेरे पास होता है वो x1 y1 z1 होता है। v मेरे पास x1 x2 y2 z2 होता है। जब मैं u प्लस वी करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x1 + x2 y1 + y2 एंड z1 + z2। आ गया? यस और नो? यस। ये आ गया। मैंने प्रूफ क्या करना है? मैंने करना है टू TU + V = T ऑफ U प्लस T ऑफ V प्रूफ करना चाहता हूं। अब आपने जब इसको एज अ डोमेन पुट किया यहां पे, तो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा आपको x1 + x2 + 1, यस, y1 + y2, यस, और z1 + z2, यस। इक्वालिटी में क्या मिलेगा? x1 + 1, हाँ जी, सॉरी, कोमा, y1 z1 प्लस x2 + 1, हाँ जी, कोमा y2, हाँ जी, z2। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया मुझे क्या मिला? x1 + x2 + 2। यहां क्या था? +1। इक्वालिटी कहां आई? दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट LT। अब समझ आया कि नहीं, कि अभी भी दिक्कत है? बोलो फटाफट। किसी को दिक्कत है? किसी को समझ ना आया हो? बताइए मुझे। कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आया हो? एक क्वेश्चन और। चलो फिर चक्को एक और क्वेश्चन। आ जाओ।
थ्री, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आर स्केयर आर क्यूब से आर स्केयर समझ आ गया, बट डाउट है कि सॉल्व हो पाएगा या नहीं। सो क्वेश्चन दे दीजिए, मैं जवाब हम देंगे, ऑब्वियसली जवाब आप लोग ही दोगे। सो या नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस। टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड। अब बताओ, बूझो तो जाने, बुझारत आपके लिए। नहीं होगा, अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि आप बोल रहे क्वेश्चन नहीं होगा हमसे। ठीक है। हाँ जी, आप बताओ बेटा। एक बच्चा सिर्फ वीडियो देख रहा है, वो बता नहीं रहा है। बेटा आप भी बताओ। बोरांग, बोरंग, आप भी बताओ बेटा कि क्यों ये चीज के बारे में साइलेंट रह के बात नहीं बनेगी। नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम बता देता हूँ, कुछ लक्षण जिसे हम कहते हैं हिंदी में लक्षण, सिम्टम्स इंग्लिश में, कि कौन से नहीं बनते हैं। ठीक है, कौन से नहीं बनते हैं वो बता देता हूँ आपको, कि पेपर में कभी क्वेश्चन आओ तो गलती ना करो। जब भी जब भी आपको टी एक्स कोमा वाई कोमा जेड में आपको कभी कोई कांस्टेंट दिख जाए ऐड होता हुआ, कहीं पे भी ऐड होता दिख जाए, वो एक एल टी नहीं बनाते। दिस इज नॉट एल टी, नॉट एल टी। कभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कभी स्केयर दिख जाए, क्यूब दिख जाए, ऐसे दिख जाए, ये कभी भी एल टी नहीं बनाते। ठीक है, ऑब्वियसली। जब आपके साथ यहां पे कोई वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर जाए, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए, ये एल टी नहीं बनाते। कभी ऐसा हो जाए मोड एक्स मोड वाई, ऐसे एलटी नहीं बनाते। और क्या नहीं बनाते? मेनली यही होते हैं मेन। ठीक है, हाँ यही मेन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एलटी नहीं बनाते। कांस्टेंट ऐड होते आप बोल दो कि एलटी नहीं है। अगर कांस्टेंट कोई स्केयरिंग है, स्केयरिंग क्यों नहीं होती? बिकॉज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर में डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 डिग्री पे हम काम ही नहीं करते। ठीक है, तो डिग्री शुड बी 1, तो वहां पे 1 होना चाहिए था। मल्टीप्लाई करते नहीं है तो मोड वहां पे आगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। और कल मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या पढ़ के आना है घर से, अब ध्यान से सुन के जाना। आज आप लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है? आपके पास एमएससी की बुक्स होंगी ऑब्वियसली, तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। ये पढ़ना है सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने पढ़ना क्या है? उसके बाद क्या पढ़ना है आपने? उसके बाद पढ़ना है कि इसी के ऊपर लगने वाली रैंक और नवेलिटी। जस्ट पढ़ के आना है, सोल्व नहीं करना, वो मेरा काम है बताना यहां पे। आप सिर्फ इतना काम करोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो जाए और उस मैट्रिक्स का यूज करके हम रैंक नवेलिटी कैसे निकालते हैं, दैट्स इट। बाकी काम मेरा है। ठीक है बच्चे पार्टी, डन, पक्का, क्लैरिटी? बताइए मुझे। सर इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं जीरो डायरेक्ट बेसिक से पूरा पढ़ा दो, जीरो डायरेक्ट बेसिक से। हाँ सर, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करते हैं जीरो डायरेक्ट बेसिक से पढ़ा दो। बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ।
है ना। अगर आपको लगता है कि पहले वेक्टर स्पेस करना है या बेसिस वाला पार्ट करना है, वो बेसिस वाला पार्ट ना इनसे रिलेट नहीं करेगा। आप देख लेना, मैं कोई रिलेशन यूज नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि पहले बेसिस वाला पार्ट करना है, तो मैं वो करवा दूंगा पहले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आप चाहता हूँ कि अगर आप जैसे बेसिस वाला तो हमारे डेमो लेक्चर में भी हो गया था पूरा कवर, जो हमने डेमो लेक्चर देखा था। तो जैसे पता नहीं, लेकिन आइडिया पूरा क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पहले आप ये पढ़ के आओ कल, ठीक है। फिर मैं कल आपको क्या करता हूँ, थोड़ा उसका भी आइडिया दे दूंगा। बट मैं ना थोड़ा स्कैटर्ड नहीं होना चाहता, इधर उधर से नहीं जाना चाहता मैं, तो एक लाइन लाइन भी चलते हैं हम, है ना। जब आपका ये बन जाएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि चीजें कैसे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिस वाला पार्ट गिवन आता है। गिवन आता है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे बेसिस। आपको चेक नहीं करना है बेसिस है कि नहीं, वो गिवन आएगा आप लोगों को, ठीक है। बट जब हम वेक्टर स्पेस में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पे क्योंकि वेक्टर स्पेस में थ्योरम बहुत ज्यादा है, और वो उसमें हमें थ्योरम्स पे काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको सबसे लास्ट में रख रहा हूँ। वेक्टर स्पेस वाले पार्ट उसमें सब स्पेसिस पे थ्योरम आती है, वेक्टर उसमें बेसिस पे थ्योरम आ जाती है, डायमेंशन पे थ्योरम आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें थ्योरम बन जाती है वहां पे, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखा है बच्चे। बट कोई बात नहीं, थोड़ा मैं आइडिया जरूर दूंगा कल। मेनली आप लोगों ने बेसिकली आपने डेफिनेशंस को ज्यादा क्लैरिटी देनी है। आप एमएससी की बुक उठाइए, एमएससी की बुक उठाने के बाद आप देखिए कि आप कितने मैट्रिसेस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और उस मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं बच्चे। आपने मैट्रिक्स बना दिया, रैंक भी निकालना आपको आता है, वो रैंक बन जाता है, जो बच जाती है वो नुअलिटी बच जाती है, दैट्स इट। ठीक है। सो कल मिलते हैं, कल करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सो ओके बच्चे, पार्टी बाय बाय, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें और अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आ सर ऐसे कोई पढ़ाता तो गोल्ड ऐसे बनता मैं। कोई बात नहीं बेटा, आप अभी भी अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे ना, तो मेरे लिए आप गोल्ड मेडलिस्ट ऊपर हो जाओगे। ये टेस्ट क्वालिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल हमारे लिए उतने मैटर नहीं करते। हमारे लिए मैटर करता है ये टेस्ट, ठीक है। सो ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।